आज इस लेक्चर 5 में मैं पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति या फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको शुरू करने के पूर्व मैं एक बात का और उल्लेख यहाँ करना चाहता हूँ कि जब मैंने आपको ये बताया था अपने पिछले लेक्चर में कि सभी अनुबंध ठहराव होते हैं परंतु सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते, तो उसमें मैंने एक बात ये कही थी कि इसका कारण ये है कि ठहराव जब कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करता है तभी वह अनुबंध में परिवर्तित हो सकता है या होता है। तो वो जो शर्तें पूरा करना है ठहराव को, उनमें जो लेक्चर इसके पहले का मेरा था अनुबंध करने की योग्य पक्षकार, पहली शर्त यही होती है कि जो ठहराव कर रहे हैं पक्षकार उनमें अनुबंध करने की योग्यता हो। इसका डिटेल हमने पिछले अपने ऑडियो में बताया था। दूसरा जो शर्त है ठहराव के लिए वो है पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति, जिस पर अभी हम चर्चा करेंगे। और तीसरा है न्यायोचित प्रतिफल एवं उद्देश्य, इसको हम अपने अगले ऑडियो में बताएंगे। और चौथा है स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव। ये चारों शर्तें जब ठहराव पूरा करता है तभी वह अनुबंध में शामिल होता है, नहीं तो वो अनुबंध नहीं बनेगा, वो ठहराव ही रह जाएगा। और ये ज़रूरी है कि चार की चारों शर्तें संपूर्ण रूप से पूरी होनी चाहिए। कहीं एक भी अगर लैप्स है तो ठहराव ही रहेगा, अनुबंध नहीं बनेगा। अब हम आते हैं पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति। स्वतंत्र सहमति जानने के पहले हम तो पहले यही जान लें कि सहमति क्या होती है। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है। इस अधिनियम की धारा 13 में बताया गया है सहमति के बारे में। वो ये कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सहमति उस समय मानी जाती है जब वे एक ही बात पर एक ही भाव में सहमत होते हैं। इस संबंध में मैंने पहले भी बताया था और एक उदाहरण लिया था कि एक व्यक्ति के पास मारुति और फिएट दो कारें हैं, वो बेचना चाहता है दोनों में से एक को। वो प्रस्ताव किसी अन्य कार्य के लिए करता है, स्वीकर्ता किसी दूसरी वाली कार्य को समझता है और अपनी स्वीकृति देता है, तो ये माना गया कि वो एक ही बात पर एक भाव से सहमत नहीं है और इसलिए उनमें सहमति नहीं है। और जब सहमति नहीं होगी तो ठहराव ही रह जाएगा, वो अनुबंध के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। अब स्वतंत्र सहमति किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा इस अधिनियम की धारा 14 में दी गई है। और इस धारा 14 के अनुसार सहमति उस समय स्वतंत्र कही जाएगी जबकि वह निम्न में से किसी द्वारा प्रभावित न हो। वो क्या क्या है? पहला, उत्पीड़न, कोवर्सन इसे कहते हैं अंग्रेजी में। दूसरा, अनुचित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस। तीसरा, कपट अथवा धोखा, फ्रॉड। चौथा, मिथ्या वर्णन या असत्य वर्णन, अंग्रेजी में इसको मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। और पांचवा, गलती या इसको अंग्रेजी में मिस्टेक कहते हैं। अब इन पांचों पॉइंट को हम अलग अलग संक्षेप में वर्णन करेंगे। सबसे पहला है उत्पीड़न या कोवर्सन। इस अधिनियम की धारा 14 में उत्पीड़न या इसको बल प्रयोग भी कहा जाता है, इसकी परिभाषा दी गई है। और इस धारा 15 के अनुसार उत्पीड़न का मतलब है जब किसी व्यक्ति को ठहराव करने के लिए बाध्य करने के उद्देश्य से कोई ऐसा कार्य करना या करने की धमकी देना है जो भारतीय दंड संहिता द्वारा मना है, अथवा किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए किसी संपत्ति को अवैध रूप से रोक लेना अथवा रोकने की धमकी देना है। यह परिभाषा दी गई है धारा 15 में। तो इसका मतलब या तो
किसी व्यक्ति को धमकाया जाए या कोई ऐसा कार्य कर दिया जाए जो कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी के द्वारा वर्जित है। तो ये जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति को या उसके संपत्ति को हानि पहुंचाई जाए। हानि पहुंचाने की धमकी देना भी उतना ही असर रखती है जितना कि अगर किसी व्यक्ति को मार दिया जाए या मारने की धमकी दिया जाए। और यहाँ एक और विशेष बात ध्यान देने वाली ये है कि यह जहाँ पर प्रयोग किया गया, यानी उत्पीड़न करने का कार्य जहाँ किया गया, ये जरूरी नहीं है कि वह स्थल देश के अंदर का हो, चूँकि भारत का कानून भारत की सीमा के अंदर लागू होता है, भारत के बाहर नहीं। लेकिन यहाँ यह ध्यान देना होगा कि मान लीजिए भारत का कोई नागरिक है और उसको पड़ोसी देश नेपाल या अमेरिका या किसी अन्य देश जो भारत के बाहर है वहाँ से धमकी दी जाती है, तो उसका भी वही मतलब होगा। ये नहीं कह सकता कि वो तो भारत के बाहर है इसलिए उसके ऊपर भारत का कानून लागू नहीं होगा। यहाँ यह महत्वपूर्ण नहीं है कि धमकी कहाँ दी गई, या किसी व्यक्ति को बंधक बना के नेपाल ले जाया गया या भारत के व्यक्ति को नेपाल में धमकाया गया या वहाँ से धमकी दी गई या वहाँ नेपाल में मारा गया, कोई मतलब नहीं है। अगर उसको धमकी दी गई, चाहे जहाँ से दी गई हो, भारत के टेरिटरी के अंदर से या बाहर से, उसका प्रभाव यही माना जाता है कि वो व्यक्ति को उत्पीड़ित किया गया, उसको डराया धमकाया गया या मारा पीटा गया। और इस संबंध में एक विवाद भी हुआ था। विवाद का नाम है रंगनायकम्मा बनाम अलवर शेट्टी। इस विवाद में हुआ ये था कि एक महिला थी बहुत अभी कम उम्र की और उसके पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद उसके परिवार वाले यानी ससुराल वाले उस महिला को इस बात के लिए विवश करने लगे कि वो उसी परिवार से एक बच्चे को गोद ले ले, क्योंकि उसके पास कोई बच्चा नहीं था, ताकि वो जो व्यक्ति मरा है उसकी संपत्ति उस लड़के के पास विरासत के रूप में बाद में आ जाए। वो महिला तैयार नहीं थी इस बात के लिए, तो उसको ये धमकाया गया कि जब तक तुम बच्चे को गोद नहीं लोगी तुम्हारे पति का दाह संस्कार नहीं किया जाएगा। तब फिर उस महिला ने बच्चे को गोद लिया और उसके पति का दाह संस्कार हुआ। परंतु वह महिला बाद में इसके खिलाफ न्यायालय में गई और न्यायालय ने निर्णय दिया कि उस महिला की इच्छा उस बच्चे को गोद लेने की नहीं थी, उसको उत्पीड़ित करके विवश किया गया और तब उसने उस बच्चे को गोद लिया, और इसलिए यह अनुबंध उस विधवा की इच्छा पर व्यर्थनीय है। तो उत्पीड़न का यह असर या यह प्रभाव होता है। दूसरा है अनुचित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस। धारा 16 में इसकी परिभाषा इस प्रकार दी गई है, कोई अनुबंध अनुचित प्रभाव द्वारा प्रेरित किया हुआ उस दशा में कहा जाता है जबकि पक्षकारों के बीच इस तरह के संबंध हैं कि उसमें से एक पक्षकार दूसरे की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में है और उस दूसरे पक्षकार पर अनुचित लाभ पाने के लिए वह उस स्थिति को प्रयोग में लाया है। इस परिभाषा को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो बातें कही गई वो ये हैं कि उन दोनों पक्षों के बीच इस तरह के संबंध हैं कि एक पक्ष दूसरे की इच्छा को प्रभावित कर सकता है, जैसे पति पत्नी का संबंध, भाई बहन का संबंध, पिता का अपने परिवार के साथ संबंध, गुरु का शिष्य के साथ संबंध। तो ये कुछ ऐसे संबंध होते हैं जिसमें ये माना जाता है कि अगर गुरु ने कुछ कहा तो शिष्य उसको आंख बंद करके विश्वास करेगा, मानेगा। पिता ने अगर कुछ कहा तो उसकी पत्नी या उसके बच्चे उसकी बात को मानेंगे। तो ये विश्वास आश्रित संबंध है, लेकिन केवल ये संबंध होना ही पर्याप्त नहीं है। इसमें उस व्यक्ति ने जो
अनुचित लाभ प्राप्त कर सकता है या जो इनके ऊपर हावी है मानसिक रूप से, उसने अपने इस अधिकार का प्रयोग करके उनसे कुछ अनुचित कार्य करा लिया हो, तब ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने इस अनुचित प्रभाव का प्रयोग किया। जैसे एक व्यक्ति ने अपने गुरु के नाम अपनी पूरी संपत्ति दान करने के लिए कहा अपने परिवार वालों से। परिवार वाले इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि पूरी संपत्ति दान नहीं की जाएगी, मगर उस व्यक्ति ने यह कहा कि अगर तुम लोग इस दान पत्र पे हस्ताक्षर नहीं करोगे सब लोग, तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। तब इस बात से बीवी बच्चे उसके डर गए और उन्होंने दान पत्र पे हस्ताक्षर किया। बाद में परिवार वालों ने इसके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दायर किया और ये कहा कि साहब, हम लोग स्वेच्छा से ये निर्णय नहीं लिए हैं, हमारी सहमति स्वतंत्र नहीं थी, ऐसा ऐसा इन्होंने कहा, आत्महत्या की धमकी दी, तब हम लोगों ने उस पर साइन किया। तो न्यायालय ने उस डीड को खारिज किया, उस सहमति पत्र को खारिज कर दिया, क्योंकि परिवार के सभी सदस्यों का जो निर्णय था वो स्वतंत्र नहीं था, वह डर की वजह से था, दबाव की वजह से था। अगला है धोखा अथवा कपट, जिसको हम अंग्रेजी में फ्रॉड कहते हैं। धारा 17 भारतीय अनुबंध अधिनियम की इसको व्याख्या करती है और इसके अनुसार जब अनुबंध का एक पक्षकार अथवा उसकी अनदेखी से या उसका प्रतिनिधि दूसरे पक्षकार अथवा उसके प्रतिनिधि को धोखा देने के अभिप्राय से अथवा उसको अनुबंध के लिए प्रेरित करने के अभिप्राय से निम्नलिखित कार्यों में से कोई कार्य करता है तो उसे कपट कहते हैं। वो कार्य क्या है? पहला, किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी बात को सत्य बताना जो सत्य नहीं है और जिसका उसे सत्य होने का विश्वास भी नहीं है। दूसरा, किसी व्यक्ति द्वारा किसी बात का सक्रिय छुपाव जिसका उसे वास्तविक ज्ञान अथवा विश्वास है। यानी कोई ऐसी बात छुपा ले जाना जो उसको बताना चाहिए था अनुबंध के समय, लेकिन वो नहीं बताता। तीसरा, पूरा न करने के अभिप्राय से दिया गया कोई वचन। जब हम प्रस्ताव और स्वीकृति होती है तो उसमें दोनों ही पक्षों से ये अपेक्षा की जाती है कि दोनों उस अनुबंध के अंतर्गत जो उत्पन्न दायित्व हैं उनका वो पालन करेंगे, उसको वो पूरा करेंगे। लेकिन अगर कोई पक्ष हाँ कहता तो है लेकिन वो पहले से सोच के रखा है कि नहीं, उसको इस बात को पूरा नहीं करना है, इसको भी हम फ्रॉड के ही अंतर्गत ले आते हैं। चौथा, किसी भी कार्य जिसका उद्देश्य दूसरे पक्ष को धोखा देना है। चूँकि ये संभव नहीं है कि फ्रॉड बहुत सारे युक्तियां अपनाते हैं, उन सभी को यहाँ शामिल कर लिया जाए, तो इसलिए ये शब्द इसमें शामिल किया गया कि कोई भी ऐसा कार्य जिसको कि न्यायालय या न्यायाधीश ये समझता है कि ये धोखा देने जैसा ही है तो उसको भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। पांचवा, कोई भी ऐसा काम या भूल जिसे राज नियम विशेष रूप से कपटमय घोषित करता है। यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि कानून भी ये मानता है कि ये फ्रॉड ही है। और अंतिम, कभी कभी मौन रहना भी कपट माना जाता है। सामान्यतया मौन रहना कपट नहीं माना जाता, लेकिन जब उस व्यक्ति जो मौन है उसका बोलना अति आवश्यक है उस परिस्थिति में और वो नहीं बोलता, मौन रहता है, तब ये माना जाता है कि वो भी फ्रॉड में शामिल है। जैसे मान लीजिए और कोई वस्तु बेच रहा है ब को और वो ये कहता है कि ये वस्तु स की है, इसका मालिक स है। मान लीजिए और ब को साइकिल बेच रहा है और कहता है कि ये साइकिल स की है, स भी वहीं खड़ा है, साइकिल वास्तव में स की नहीं है, वास्तव में ये साइकिल चोरी की है। स वहीं खड़ा है और अ के इस बात को कहने पर कि स इसका मालिक है, वो ब से या स से कुछ नहीं कहता, वहाँ चुप मौन खड़ा रहता है।
तो इसका मतलब कि स भी अ से मिला हुआ है और ये दोनों मिलकर के ब के साथ धोखा कर रहे हैं। तो यहाँ स का बोलना अति आवश्यक है, और अगर वह मौन रहता है तो इसका मतलब वह भी कपट का दोषी माना जाएगा। तो ये जो परिस्थितियां हैं, इसके अंतर्गत अगर सहमति ली गई तो वह धोखे से प्रेरित सहमति मानी जाएगी और उसका असर ये होगा कि ठहराव ठहराव ही रहेगा, अनुबंध में परिवर्तित नहीं होगा। इसके बाद अगला है मिथ्या वर्णन या मिस रिप्रेजेंटेशन। मिथ्या वर्णन का प्रयोग दो अर्थों में किया गया है। एक होता है कपटपूर्ण मिथ्या वर्णन, अंग्रेजी में से कहते हैं फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा है निर्दोष मिथ्या वर्णन, इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो मिथ्या वर्णन है ये दूसरा वाला है, निर्दोष मिथ्या वर्णन। जैसे मान लीजिए ब को एक अंगूठी बेच रहा है और वो कहता है कि ये सोने की है, और इस बात के लिए कि ये सोने की है या नहीं ब स से पूछता है। स को पता है कि ये अंगूठी सोने की नहीं है, ये पीतल की है, फिर भी स ये कहता है कि हाँ हाँ ये सोने की है। तो ये कपटपूर्ण मिथ्या वर्णन है, फ्रॉडुलेंट। और ये फ्रॉडुलेंट मिथ्या वर्णन ये फ्रॉड के अंतर्गत आएगा, मिथ्या वर्णन में नहीं आएगा। जो दूसरा है निर्दोष मिथ्या वर्णन। अब मान लीजिए इसी उदाहरण में ब को सोने की अंगूठी कह के बेच रहा है, ब स से पूछता है। स को या तो ज्ञान नहीं है या अज्ञानतावश अगर वो हाँ कहता है तो यहाँ पर उस स का उद्देश्य ब को धोखा देने का नहीं है, ये उसकी अज्ञानता है, इसलिए उसने इस बात को कह दिया कि हाँ हाँ ये पीली दिख रही है इसलिए ये सोने की ही होगी। तो वो निर्दोष होकर के, माने उसका उद्देश्य धोखा देना नहीं है। तब या मान लीजिए उसने देखा नहीं, बिना देखे ही अंगूठी को कह दिया कि हाँ हाँ ये सोने की है, तो इसको हम निर्दोष मिथ्या वर्णन कहते हैं और यही मिथ्या वर्णन माना जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी इसका इम्पैक्ट भी अनुबंध पे यही होगा कि ठहराव ठहराव ही रहेगा, वह अनुबंध में शामिल नहीं होगा। और इसके बाद आता है गलती या मिस्टेक। मिस्टेक के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जब दो या अधिक व्यक्तियों की सहमति स्वतंत्र उस समय कही जाती है जब वो एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब वो गलती पे हैं, वो गलत कर रहे हैं। अ ने प्रस्ताव किया पेंसिल बेचने का और अ के पास पेंसिल भी है पेन भी है, और ब जिसके सामने प्रस्ताव किया जा रहा है वो समझ रहा है कि ये पेन बेचने का प्रस्ताव है और उसके लिए अपनी वो स्वीकृति दे रहा है। तो इसका मतलब दोनों पक्ष एक ही बात पर एक भाव से सहमत नहीं है। प्रस्ताव पेंसिल के लिए गया, स्वीकृति पेन के लिए आ रही है, तो इसका मतलब ये दोनों ही पक्षकार गलती पे हैं। यहाँ एक चीज़ और महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बता दूं कि गलती तभी मानी जाती है जब दोनों ही पक्षकार गलती पे हों। अगर अ ने प्रस्ताव किया पेंसिल के लिए, ब स्वीकृति पेन के लिए दे रहा है, और जब स्वीकृति आई तो अ को ये बात पता चल गई चाहे जैसे भी कि स्वीकृति पेन के लिए आ रही है, फिर भी वो चुप रहता है, तो इसका मतलब अ फ्रॉड कर रहा है, ये गलती नहीं है, फिर ये फ्रॉड में चला जाएगा। ये माइन्यूट डिफरेंस होता है। गलती का मतलब अ और ब यानी अनुबंध के दोनों ही पक्षकार गलती पे हैं, तभी गलती मानी जाती है, अन्यथा वो फ्रॉड की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये कुछ नियम हैं इसके संबंध में कि कब पक्षकारों की सहमति स्वतंत्र कही जाती है। तो इन सब से प्रभावित अगर रहेगी सहमति तो उसको हम स्वतंत्र सहमति नहीं कहेंगे, और जब सहमति स्वतंत्र नहीं होगी तो वहाँ अनुबंध नहीं होगा।
इसमें जो प्रश्न बन सकते हैं वो ये बन सकता है कि स्वतंत्र सहमति से आप क्या समझते हैं, सहमति कब स्वतंत्र नहीं होती, अनुबंध के ऊपर इसका क्या प्रभाव होता है, ये सब बातें, या उत्पीड़न और अनुचित प्रभाव में क्या अंतर है, मिथ्यावर्णन और कपट में क्या अंतर है, ये सब सारे प्रश्न इस पर